Hello students, good morning. Myself DS Chaudhary. I welcome all of you in the world of electrochemistry. आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जेई एडवांस मेंस और नीट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में अब तक हमने किया था इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इसी को हम थोड़ा सा कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका डेफिनेशन, ऐसी डिवाइस, ऐसा जुगाड़ जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दे या फिर इसका रिवर्स इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करके हमें दे दे, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बिल्कुल वैसे ही है कि देखो, किसी भी एनर्जी की फॉर्म को हमें चेंज करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ डिवाइस तो प्लान करनी पड़ेगी। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप किसी को बोल दोगे कि एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जा। आप जैसे कोई केमिकल ला के रख दिया और उसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दे, तो ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक स्पेशल डिवाइस डिज़ाइन करनी पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पेट्रोल और डीजल जो होते हैं उनके अंदर केमिकल एनर्जी होती है और उन्हें हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किसकी हेल्प से? इंजन की हेल्प से। कार, बाइक वगैरह होती है तो उसमें जो इंजन होता है वो उनकी केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो बिल्कुल सेम हमारे पास ऐसा जुगाड़ होना चाहिए जो किसी केमिकल के अंदर छुपी हुई एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। तो उस जुगाड़ को या उस डिवाइस को हम क्या बोलने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहाँ पे दो बातें हो रही है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से केमिकल, इसलिए इस डिवाइस के भी दो पार्ट हो गए। एक को मैं बोलूँगा गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल बोल दीजिए, दूसरे को मैं बोलूँगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं, गैल्वेनिक सेल बोल दो चाहे वोल्टिक सेल बोल दो, और दूसरा जो आता है वो आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये किसको किस में कन्वर्ट करता है भाई, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? ये किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब जब हम मोबाइल को यूज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो बैटरी होती है वो मोबाइल को क्या कर रही होती है, करंट सप्लाई कर रही होती है। मतलब उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी को वो एक्सट्रैक्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है। कुछ देर बाद बैटरी डिस्चार्ज होती है, हम उसे रिचार्ज करते हैं। तो जैसे ही हम चार्ज करेंगे इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। उसकी वजह से उसकी बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही होंगी और उस रिएक्शन के थ्रू एनर्जी स्टोरेज हो रहा है। तो वो दूसरा पार्ट हो गया। इसका मतलब है सेम डिवाइस दोनों की तरह बिहेव कर सकती है, गैल्वेनिक सेल की तरह भी बिहेव कर सकती है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह भी बिहेव कर सकती है। अब बात ये होती है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब कोई एक्शनल एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी। और अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उस रिएक्शन को अगर हमें प्रोसीड करवाना है तो हमें एक्सटर्नल पावर फोर्स यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी प्रीवियस जो थे उनमें कर भी चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैल्वेनिक सेल। तो कोई भी ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बोलते हैं, कोई डाउट ही नहीं है, बट मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। इसी में एक एग्जांपल होता है डेनियल सेल। तो डेनियल सेल तो एक फिक्स हो गया ना कि आपको ये लेना है, इसमें तो कोई फिक्स नहीं हुआ, जितने भी सेल होंगे कोई भी हो वो सारे गैल्वेनिक सेल होंगे। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं सभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गैल्वेनिक सेल होते हैं? गलत। लेकिन सभी गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। तो गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल अपन यहाँ पे ले लेते हैं। तो मेन हेडिंग अब बात करेंगे अपन गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में एक एग्जांपल है डेनियल सेल। अब देखिए
कोई भी सेल होगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रोड होंगे? 2। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोड के अंदर ऐसी पावर होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को या तो अट्रैक्ट करता है या इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। अगर किसी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो एनोड होगा। अगर किसी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करने की ताकत है तो वहाँ रिडक्शन हो रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को खाता है, इट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर डेवलप हो जाती है। जब दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो एनोड पे ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा? एनोड टू कैथोड। तो जब दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो वही डिवाइस जनरेट होगी जो डिवाइस हम चाहते थे। तो इस तरह से अपन यहाँ पे देख सकते हैं। इस डेनियल सेल में ये याद रखना है अपने को कि कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। तो एक जिंक इलेक्ट्रोड होता है और एक कॉपर इलेक्ट्रोड होता है। ये तो हमें याद रखना पड़ेगा बिकॉज नेम के साथ अटैच्ड है ना ये, तो कि डेनियल सेल तो फिक्स हो गया कि इसमें ये चीज़ें होंगी, जैसे ड्राई सेल होगा, लेक्लांसी सेल होगा, ये सब मर्करी, इस तरह के अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। निकल कैडमियम सेल होता है, लिथियम आयन बैटरी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी होती है। तो ये सब अलग अलग नेम के हिसाब से उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल कंपोजिशंस होते हैं। तो डेनियल सेल में हमें क्या याद रखना है? इसमें जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं वो कौन कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं? एक होता है जिंक इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है कॉपर इलेक्ट्रोड। जिंक बोले तो Zn+2 का कनेक्शन, कॉपर बोले तो कॉपर से कॉपर+2 का कनेक्शन। अब इन दोनों में से हम बहुत पहले ही बात कर चुके हैं कि भगवान ने किसे बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर बनाया है। किसको बनाया बोलिए? जिंक को। तो जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो जिंक डोनर होगा, इट मीन्स जिंक पे ऑक्सीडेशन होना तय है। और कॉपर को लेस डोनर बनाया तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ रिडक्शन हो जाएगा। तो एनोड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन मतलब कैथोड। तो इस तरह से हमें आइडिया हो जाता है कि इन दोनों में से कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा। अब देखिए इसका क्या डिज़ाइन होगा। इलेक्ट्रोड का डिज़ाइन हम ऑलरेडी बना भी चुके थे और बना लेते हैं। एक कंटेनर होगा, उस कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन और उस सॉल्यूशन में कोई मेटल रॉड डिप करते हैं। ये एक जनरल डायग्राम होता है किसी इलेक्ट्रोड का। ये हो गया Zn सॉलिड जिंक रॉड इज इन कॉन्टैक्ट विथ Zn+2। तो Zn+2 का सोर्स क्या लेते हैं अपन? जिंक सल्फेट एक्वस, ये सॉल्यूशन इसमें है और ये जिंक इलेक्ट्रोड है। इसको मैं बोलूँगा एनोड, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना है। जिंक बाहर आएगा अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के, बिकॉज जिंक को हम बैटरी इलेक्ट्रॉन डोनर मानते हैं। धीरे धीरे वो जिंक बाहर जाने की वजह से ये जो रॉड है इसका वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये आउटर सर्किट हो गया। ऐसा ही दूसरा इलेक्ट्रोड, ये तो पहले ही पता था कि हमें 2 इलेक्ट्रोड चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन डोनर और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसमें क्या होगा? कॉपर रॉड डिप करेंगे कॉपर सल्फेट के कनेक्शन के साथ। ये सॉल्यूशन हो गया कॉपर सल्फेट एक्वस और ये हो गया कॉपर सॉलिड। बीच में हमने यहाँ पे कोई बल्ब या कोई भी डिवाइस लगा दी है जिसको हमें करंट सप्लाई करना है। देखिए यहाँ से जिंक बाहर आएगा +2 बन के, वो अपने इलेक्ट्रॉन ही छोड़ देगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग पावर, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, सोर्स है ये इलेक्ट्रॉन खाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर हो गया? एनोड टू कैथोड। यहाँ तक को टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ क्या होगा? Z कॉपर की नेचर क्या है? तो रिलेटिवली वो जिंक के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो जिंक बेटर डोनर होता है और कॉपर एक्सेप्टर हो जाएगा। तो ये कॉपर आयन यहाँ चिपक जाएगा जाके और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अल्टीमेटली हो क्या रहा है? इसी जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो इस सर्किट से होते हुए इस कॉपर के पास आ गए, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है। हमने ऐसी डिवाइस जनरेट कर दी है। अच्छा, जिंक के साथ फिर यहाँ सल्फेट भी तो था, उस सल्फेट का क्या हुआ? इस सल्फेट का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वहीं पड़ा है। तो सल्फेट की वजह से इस बाहर यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। यहाँ Zn+2, सल्फेट तो उतना ही है, यहाँ पे भी सल्फेट है लेकिन Zn+2 एक्स्ट्रा हो गया, उसकी वजह से सॉल्यूशन प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा? करेक्ट, ये प्लस हो जाएगा। जैसे जाके चिपकेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होंगे।
ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि पहला कॉपर वहाँ जाके चिपका, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब दूसरा कॉपर जाएगा तो ये जो नेगेटिव है ये उस कॉपर को वहाँ जाने नहीं देगा। और हम क्या चाहते हैं कि ये कॉपर जाके चिपकता रहे और इन इलेक्ट्रॉनों को खाता रहे, बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये उनको गेन करता रहे। इधर क्या चाहते हैं, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर जाता रहे, तभी तो हमारा काम चलेगा। लेकिन उसमें जो मेन दिक्कत आ रही है, कौन इस रिएक्शन को या इस प्रोसेस को ब्लॉक करना चाहता है, वो ये रहा कि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेक्स्ट जिंक को आने से रोकता है, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो कॉपर को यहाँ जाने से रोकता है। तो अब हमारा टारगेट क्या है कि ये जो चार्ज यहाँ पे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन में जो चार्ज हैं, उस चार्ज को मिनिमाइज करने की कोशिश हमें करनी है। तो यहाँ पे दो टाइप के पोटेंशियल डिफरेंस हो रहे हैं। एक तो जो सॉलिड रोड पे है पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, ये तो हमें मिलेगा, इसका मतलब जो रोड है उन पे तो डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करें। और अंदर जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है दोनों सॉल्यूशंस में, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसको अपन बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और इसको कम करने के लिए हम एक स्पेशल डिवाइस यहाँ यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। इस सॉल्ट ब्रिज में खुद के अपने सेपरेट अलग आयन होते हैं, जिंक कॉपर से कोई लेना देना नहीं है इसका, तो नाम से पता चला सॉल्ट ब्रिज। इसमें खुद का इंडिविजुअल सॉल्ट होता है। और वो सॉल्ट कौन सा लेना होता है, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में। मोस्टली हम लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड K+ एंड Cl-। तो देखिए Cl- तो इधर आएगा और K इधर जाएगा। अगर चाहे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये पॉजिटिव है तो Cl- जो है वो इधर आके इसको न्यूट्रलाइज करेगा, K+ जो है वो इधर जाके न्यूट्रलाइज करेगा। इसका मतलब सीधा सा है कि टाइम के साथ इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर सॉल्ट का अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम क्या चाहते हैं यहाँ पे, KCl क्यों यूज कर रहे हैं एक्चुअल में, हम चाहते हैं कि जो आयंस हैं उनकी स्पीड दोनों तरफ क्या रहे, सेम। अगर ये तेजी से दौड़ के आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रहेगी। एक तरफ तो जल्दी चार्ज खत्म हो जाएगा, दूसरी तरफ खत्म नहीं होगा, जबकि हमारा टारगेट क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस रहे, मेंटेन रहे। तो बताओ क्या कंडीशन है, कौन से आयन होने चाहिए इसमें जिनकी स्पीड क्या हो, कंपेरेबल हो। स्पीड बोल दो, मोबिलिटी बोल दो, ट्रांसपोर्ट नंबर बोल दो, तो ये दोनों का क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट सेम हो या फिर कंपेरेबल हो। दैट्स वाई वी यूज पोटेशियम क्लोराइड। तो ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। ये कंप्लीट एक सेल है। ये कंप्लीट क्या है, एक गैल्वेनिक सेल है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, या फिर इसको डेनियल सेल बोल सकते हैं। तो कितने नाम हो गए इसके, 3। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बाय डेफिनेशन, गैल्वेनिक सेल है, और दूसरा डेनियल सेल है। सभी डेनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, ट्रू, लेकिन सभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेनियल सेल होते हैं, फॉल्स, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी कैटेगरी, उसमें तो और दुनिया भर के जितने भी सेल होते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये पूरा जो पिक्चर आपके सामने दिख रहा है ये किसकी पिक्चर है, एक सेल की पिक्चर, एक कंप्लीट सेल की। तो बताइए इसको अपन क्या बोलेंगे फिर, हाफ सेल। ये दूसरा हाफ सेल हो जाएगा। तो ईच इलेक्ट्रोड इज नोन एज हाफ सेल। ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, ये सारा हिसाब किताब हो गया। करंट इधर से इधर जा रहा है, एनोड टू कैथोड। ये रटने की जरूरत नहीं है भाई। एनोड की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ऑक्सीडेशन होता है। तो वो खुद ही बोल रहा है, एनोड खुद बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहिए, एनोड से इजेक्ट होगा, तभी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कैथोड पे जाके वो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो जाएंगे। तो ये सारा इसका हिसाब किताब रहता है। अब इससे रिलेटेड और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, करंट की बात करें तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से अपोजिट हो जाती है। तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो गई, सॉल्ट ब्रिज हो गया, 2 इलेक्ट्रोड हो गए, बस हो गया काम अपना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, क्या चेंजेज हो रहे हैं कंसंट्रेशन में, डिक्रीज, इंक्रीज, वेट में क्या चेंजेज हो रहे हैं, वो सवाल बन सकता है। एनर्जी चेंजेज क्या हो रहे हैं, वो चीज़ें बन सकती है। डेल्टा जी कैसे कम ज़्यादा हो रहा है, ये बन सकता है। बहुत सारे तरीके के सवाल यहाँ से जनरेट होते हैं। तो इनको देख लेते हैं एक 1 बाय 1 करके। तो पहले ले लेते हैं एनोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन,
अब देखिए एनोड कौन सा है, ये रहा, तो जिंक पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो दो ही बातें होती है इसमें, या तो Zn से Zn+2 या Zn+2 से Zn। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, Zn कन्वर्ट्स इनटू Zn+2। ये है एनोड रिएक्शन दैट रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसलिए मैं इसको एनोड रिएक्शन बोल दूंगा। अगर यही इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता तो मैं इसको पलट के लिख दूंगा, कैथोड रिएक्शन। कैथोड रिएक्शन पे रिडक्शन हो रहा है, किसका होगा, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू कॉपर सॉलिड। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम ही करने हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक जगह से 5 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएं और दूसरी जगह 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, फिर 3 कहाँ गए भाई। तो हमेशा जितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये एक जनरल लाइन होती है और इतना कॉमन सेंस रखना भी पड़ता है हमें। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑलवेज सेम होते हैं या सेम करने पड़ते हैं हमें, नहीं होते तो हो जाएंगे। मान लो एक जगह से 4 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं और एक स्पीशीज 2 ही गेन करता है, तो 2 स्पीशीज मिल जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, इसको सम करोगे तो ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या बन जाएगी, नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन, और जो कटता है ना वही N होता है, N = 2। जो NFE जो हमने शुरू में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी, NFE, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो क्या बन जाएगा ये, Zn सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस गिव्स Zn+2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। देखिए इस रिएक्शन की वजह से इतना एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है, खुद रिएक्शन बोल रहा है कि Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कॉपर सॉलिड का वेट बढ़ेगा, इधर Zn सॉलिड का वेट डाउन होगा, मतलब रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं और प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। ये कब तक चलता रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम कब आ जाएगा, जब ΔG 0 हो जाएगा, मतलब वर्क करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इसमें N = 2 होता है, जो कटता है उसी को N बोलेंगे, किसी भी एक को, क्योंकि हमेशा सेम रहेंगे, या सेम नहीं रहेंगे तो हमें सेम बना के फिर ऐड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से अगर हम रिएक्शन क्वोशेंट की बात करें, रिएक्शन क्वोशेंट Q जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो Zn+2 का कंसंट्रेशन अपॉन कॉपर +2 के कंसंट्रेशन। सॉलिड के लिए जो एक्टिव मास होते हैं वो 1 लेके चलते हैं, ये होता है रिएक्शन क्वोशेंट। बताओ टाइम के साथ क्या हो रहा है, ये Zn बढ़ेगा, कॉपर +2 डाउन होगा, तो टाइम के साथ Q की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे ΔG 0 होगा ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और इसी Q को मैं क्या बोल दूंगा, K इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो रिएक्शन क्वोशेंट को हम इस तरह से पता लगा सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट था जो हमने डिस्कस किया है। किसी भी सेल के लिए ये चीज़ें हमें लिखना आनी चाहिए, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, रिएक्शन क्वोशेंट एंड N क्या होता है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब यहाँ हमें एक चीज़ फील हो रही है कि भाई किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करोगे तो बार बार ऐसे बॉक्स बनाओगे क्या, बॉक्स बनाएंगे, फिर रोड, फिर ये सॉल्ट ब्रिज, पता नहीं क्या क्या तामझाम है, ऐसे तो बहुत सारा टाइम हमारा कंज्यूम हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा साइंटिफिक होना पड़ेगा। तो किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत पड़ती है, और उसे अपन बोलते हैं IUPAC नोटेशन ऑफ द सेल। एक वेल डेवलप्ड सीक्वेंस अपन बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही हमें लिखना होता है, जिससे कि कोई भी इजीली समझ पाए कि यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। एक तरह से बोल सकते हैं कि सिंबल्स हैं, एक लिखने का पैटर्न होता है। तो उसकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वाला जो पार्ट है ये 12th बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, और थोड़ी बहुत बात हम सॉल्ट ब्रिज की भी करने वाले हैं कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है और इसमें क्या कंडीशंस होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, बट अब तक शायद 3 या 4 वीडियो हैं, उनको कंप्लीट बढ़िया से देख के, नोट्स बना के और बार बार रिवाइज करते रहना है। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चाहते हैं
कि IIT जेई एडवांस तक के सवाल हम सॉल्व करें तो आपको एक एक स्टेप को ध्यान से समझ के दिमाग में रखना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं जिम्मेदार हूँ कि आपसे सवाल क्यों नहीं बनता है, लेकिन पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा भाई, है ना। तो सेल्फ स्टडी, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होना है। कितने भी वीडियो देख लें, कितनी भी बुक्स ला के रख लें, उनसे काम नहीं चलने वाला है। सेल्फ स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एक बार समझने के बाद चीज़ों को ब्रेन में रखना है तो उसका एक ही तरीका है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।